नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक नया विषय भारत की प्रमुख नदियां लेके आ चुका हूं। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस टॉपिक में जरूर बने रहें। अगर बात करें भारत की नदियों की तो इसको हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हिमालय नदियाँ और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। अच्छा, बात करें आपके हिमालय नदियों की तो हिमालय नदियों में हम पढ़ेंगे तीन नदी तंत्र को। हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आपका गंगा नदी तंत्र। इनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिमालय नदियों में। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंधु नदी तंत्र की। अगर बात करें सिंधु नदी तंत्र की तो सिंधु नदी तंत्र में जो सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पे सबसे बड़ी है। तो अगर बात करें सिंधु की तो सिंधु के अलावा इसमें जितनी भी सिंधु नदी तंत्र में नदियाँ आएगी वो क्या होगी, सिंधु की सहायक होगी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के राकेश ताल से होता है। फिर ये भारत होते हुए यहाँ पे कहाँ जाती है, पाकिस्तान में चले जाती है। और इसकी सारी सहायक नदियाँ मैं आपको बताता हूँ। तो सिंधु नदी की बात करता हूँ, फिर मैं आपको मैप से दिखा दूंगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के राकेश से होता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी का भी उद्गम होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गिरती कहाँ पर है, तो ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी इसकी जो मुख्य सहायक नदियाँ, वैसे तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन अगर मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो झेलम सिंधु की सहायक है, चिनाब सिंधु की सहायक है, रावी सिंधु की सहायक है, ब्यास सिंधु की सहायक है, सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है। तो आप मैप से मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं। देखिए इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो आप इसकी सहायक नदियों को आप बहुत डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इसकी सहायक नदी, देखिए झेलम इसकी सहायक है, चिनाब इसकी सहायक है, रावी सहायक है, ब्यास सहायक है, आपकी सतलुज सहायक है। तो सारी की सारी क्या है, आपकी सिंधु नदी तंत्र में आती है और ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने देशों से होकर सिंधु नदी बहती है, तो तिब्बत से आ रही है। तिब्बत चाइना के अंडर है, तो चाइना से आती है। तो चीन भारत में आती है, भारत और पाकिस्तान, तो तीन देशों में। याद रखना है कि कितने देशों में आपकी सिंधु नदी बहती है, तो बोलेंगे तीन देश। फिर बोलेगा वो तीन देश कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे चीन है, भारत है और पाकिस्तान है। बहुत ही डिटेल से आपको याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना। थोड़ी एक या दो वीडियो में पिछले कल से मेरी आवाज़ कम आपको प्रतीत आ रही होगी, जैसे कि पहले आती है वैसी नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो गया है गले से संबंधित, टॉन्सिल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। तो वो जैसे ही ठीक होगा मैं परफेक्ट वीडियो आपके बीच दोबारा वैसे ही लाता हूँ जैसे हमेशा लाता हूँ। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इंसान ही है। अच्छा, बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत के कहाँ से आ रही है, मानसरोवर झील से आ रही है, जैसा कि आपको पता चल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आ तो रही है कहाँ से, मानसरोवर झील के, लद्दाख के, लेकिन ये भारत में जो प्रवेश करती है तो लद्दाख में प्रवेश करती है। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत में कहाँ प्रवेश कर रही है, तो भारत में जो है वो लद्दाख में प्रवेश करेगी। इस बात को आपने याद रखना। और फिर यहाँ से जो है वो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाएगी। तो पूरा आपको याद रखना है। मैं एक बार मैप से आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। तिब्बत के मानसरोवर झील से आई, भारत के लद्दाख में एंट्री करी। भारत में लद्दाख में एंट्री करने के बाद पाकिस्तान में जाकर ये है आपका अरब सागर, यहाँ पे गिर जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक एक बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके दोस्तों बात बनने वाली है। और एचपी टेट के रिजल्ट तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम वो नहीं कि खाली बोल दिया 120 प्लस, हमारे पास वो रिजल्ट है जो 200 प्लस दिखाने के हैं। हमारे पास वो रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी बताया नहीं और हमारे चैनल से वो पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि हमारा चैनल, आपकी चैनल से जो है वो टेट जो है क्लियर हुआ है। तो उसी प्रकार कमीशन का रिजल्ट भी हम देने वाला है। सिर्फ एक साल में 1000 से ज़्यादा बच्चा हमारे चैनल से एचपी टेट को क्वालिफाई कर चुका है। तो ये एक मेहनत है और आशीर्वाद है महादेव का, जो इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जब भी बात करते हैं सिंधु नदी की, मैंने बोला ये आ रही है आपकी तिब्बत की मानसरोवर से, भारत के लद्दाख में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में जाकर आपकी अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन उससे पहले सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ कहाँ से आती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत कहाँ से आती है, दो नदियाँ तिब्बत से आती है। अच्छा, कौन कौन सी तिब्बत से आती है, एक तो खुद सिंधु आती है और दूसरी जो आती है वो आपकी सतलुज आती है। तो सिंधु और सतलुज जो है वो कहाँ से आती है, तो याद रखना है कि जो सिंधु और सतलुज नदी है वो आपकी सिंधु नदी तंत्र
की ऐसी नदियाँ हैं जो कि मानसरोवर झील के राकसताल तिब्बत से आती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है इसके दाएं तट पर कौन सा शहर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर है। कौन सा शहर है? लेह शहर। इस बात को आपने याद रखना है कि सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन सा शहर है, तो बोलेंगे लेह शहर जो है वो कहाँ है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पे। भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के किस तट पे है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेह शहर पे है। तो सिंधु नदी जल समझौता जो है वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ये जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर पाकिस्तान को ये डर था कि जो भारत है वो क्या है, नदियों को रोक देगा। और अभी चर्चा में जो रहा था, आप सभी जानते हैं कि बगलिहार बांध जो चिनाब नदी पर है वो भी अब बहुत चर्चा में रहा था। पाकिस्तान को डर ये था कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो उनको दिक्कत हो सकती है, और जब भी इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, सिंधु नदी जल समझौता। और सिंधु नदी जल समझौता में जो फ़ायदा है ना, वो पाकिस्तान का, भारत का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है इस पर। देखिए, अगर बात करें इस संधि पर, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। तो क्या हुआ कि भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय 1960 के आसपास, 19 सितंबर 1960 के आसपास थे, जिनका नाम था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे अयूब खान, इनके बीच होता है एक समझौता। और इस समझौते में दोनों क्या किए, दस्तखत की, सिग्नेचर किए कि भाई हम मान रहे हैं। अच्छा, इस समझौते में क्या बात हुई, तो इस समझौते में बात हुई कि पाकिस्तान के पास नियंत्रण रहेगा 3 नदियों का, जिसमें 80% नियंत्रण रहेगा पाकिस्तान का। वह सिंधु, झेलम और चिनाब, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जहाँ पे जिसमें ज़्यादा जल है। तो सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब, ये 3 नदियाँ दे दी किसको, पाकिस्तान को। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू बड़े उदार दिल के थे। उन्होंने जबकि 1945 में वीटो पावर इंडिया को मिलनी थी, वहाँ पर नारा दिया इंडो चीनो जो इंडी चीनी बाय बाय, ये नारा दिया था, और वहाँ पे वीटो पावर चाइना को दे दी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत उदार दिल के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये अगर मैं कहूँ तो उन्होंने जो ये क्या किया था, समझौता किया था, यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, चाहे सिंधु है, चाहे झेलम है, चाहे चिनाब है, किसको दे दी, पाकिस्तान को दे दी। और भारत को मिलकर रावी, ब्यास और सतलुज। चलो सतलुज तो थोड़ी ठीक है, इसमें पानी भी है, लेकिन ब्यास रावी में उतना नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे कि आजकल तो हिमाचल में बड़ी बरसात हो रही है, बड़ा पानी आ रहा है, कभी कभार जब सूखा पड़ता है तो यहाँ पर पानी की कमी भी बढ़ जाती है। तो रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिली है, और सिंधु नदी जल समझौते के तहत 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिली है। तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार आप पुनः इसको देख सकते हैं। तो पाकिस्तान को मिली है सिंधु, झेलम और चिनाब, और भारत को मिली है रावी, व्यास और सतलुज। एक एक बात को आपने डिटेल से याद रखना है, तब जाके बात बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब सिंधु की सहायक नदियों की। और सिंधु की सहायक में हम देखेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की। अगर बात करें सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो है चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है, और ये मुहाना जो है वो सिंधु नदी में ही मिलती है, जैसा कि आपको मैंने मैप से भी दिखाया था, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है वो सिंधु नदी में ही जाकर बाद में मिल जाती है। कहाँ से आती है, तो याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी जो है चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से मिलती है। तांडी नामक स्थान में एक चंद्रा नदी, एक भागा है, और दोनों के दोनों एक स्थान है हिमाचल में, तांडी। हिमाचल की नदियों में बहुत डिटेल से मैं इनको बढ़ाने वाला हूँ। यहीं पर चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी। अब कैसे कैसे एक बार देख लीजिएगा। देखो, ये है यहाँ पे आपकी चिनाब नदी। अच्छा, ये चिनाब है। चिनाब देख रहे होंगे आप, बहुत लंबी है। चिनाब में आपकी रावी में मिल रही है, सतलुज भी इसी में मिल रही है, ब्यास तो चलो सतलुज में पहले मिल जाती है, आप देख रहे होंगे। ये सिंधु आ रही है। तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक है ना, ये वाली है भाई, चिनाब है। झेलम भी जो है वो किस में है, चिनाब में मिल रही है। तो हर एक नदी चिनाब में जाके मिल जाती है। तो सबसे बड़ी जो है यहाँ पे सहायक है वो कौन सी, आपकी चिनाब है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से तांडी नामक स्थान में बनती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है आपका झेलम नदी। अच्छा, झेलम की बात करें तो झेलम नदी आती है बैरीनाग झील से। अच्छा, बैरीनाग झील कहाँ पर है, तो बैरीनाग झील की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छा, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये गिरती कहाँ पर है, तो बैरीनाग झील जो है वो चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बैरीनाग झील है वो कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, और कहाँ पर गिर जाती है, चिनाब नदी में गिर जाती है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरीनाग झील
जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये झेलम नदी से ही इसका जो है वेरीनाग झील से ही जो है वो उद्गम होता है आपका झेलम नदी का। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और अब झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चिनाब की सहायक है और आगे जाके सिंधु में सारी की सारी नदियाँ मिल जाती है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि झेलम सिंधु नदी तंत्र में आती है, लेकिन ये किस में मिलती है? इसका मुहाना जो है वो कहाँ पर है? तो बोलेंगे, देख रहे होंगे आप, ये चिनाब में मिल जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के तट पर है। और आपको दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि श्रीनगर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो श्रीनगर शहर की स्थापना की थी मौर्य वंश के महान शासक अशोक के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है, बस आपको अपने आप को तैयार रखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको अपने आप को तैयार रखना है उन सभी चीज़ों के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रावी नदी। तो ये है आपकी रावी नदी। आप देख रहे होंगे मैप पे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये रावी नदी है। और रावी भी किस में मिल रही है? चिनाब में मिल रही है। अच्छा, रावी चिनाब में मिल रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है, ये रोहतांग दर्रा यहाँ पे नहीं है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल है। तो इसका उद्गम जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होता है। और अगर बात करूँ रावी नदी की, तो ये भी इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना चिनाब नदी पर है। और बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो रावी नदी के किस तट पर है? तो याद रखना, वो रावी नदी के तट पर है। तो लाहौर शहर, अच्छा किस तट पे है ये आप मेरे को बताएंगे सभी लोग। कहाँ से निकली? तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से रावी नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी पे इसका मुहाना है। और लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के तट पर है। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत ही डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी इस परीक्षा के लिए रहने वाली है। इसके बाद अगली नदी है सतलुज। आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। सतलुज भी वहीं से आती है जहाँ से सिंधु आती है। सतलुज नदी आती है मानसरोवर झील के राकस ताल से। इस बात को आपने याद रखना। और ये भी कहाँ पे मिल जाती है? ये भी आपके चिनाब में ही मिल जाती है। लेकिन ये काफ़ी लंबी नदी है और सतलुज नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आपका जो भाखड़ा नंगल बांध है या भाखड़ा जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? वो भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका जो है वो सतलुज नदी पर है, जो कि बिलासपुर और आपका हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर और पंजाब की बाउंड्री पर एक भाखड़ा बांध है, एक नंगल बांध है। तो दोनों अलग अलग है, भाखड़ा बांध अलग है और नंगल बांध अलग है। यहीं पर जो है आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत डिटेल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षणीय बांध भी यहाँ पर है जिसका नाम है गोविंद सागर डैम। तो ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है, बस आपको अपने आप को तैयार रखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, इसके बाद है आपकी ब्यास। सतलुज आप समझ गए हिमाचल की सबसे लंबी है। जब हिमाचल का कंटेस्ट आएगा तो हिमाचल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बात हो रही है भारतवर्ष की, तो अभी सिंधु नदी तंत्र की खाली बात करें, उसकी सहायक नदियों की बात करें, मुख्य सहायक की बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन अभी हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमारे पास कम टाइम है। अगर पेपर नवंबर में होता है तो स्मार्ट वर्क से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, ये बात आप समझ गए। अब है ब्यास। ब्यास रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ब्यास कुंड से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलती है भी कहाँ पर है? सतलुज में ही मिल जाती है। ही आप ब्यास देख रहे होंगे, ब्यास आ रही है, ब्यास आई और सतलुज में मिली। तो ब्यास नदी का मुहाना सतलुज है, आपका सतलुज नदी का मुहाना चिनाब है। बाकी आपका झेलम का भी चिनाब है, रावी का भी चिनाब है, और आपका जो खुद चिनाब का है वो क्या है? सिंधु है। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार एक क्वेश्चन देखो दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि जो ब्यास और सतलुज है वो कहाँ पे आपस में मिल रही है? तो पंजाब के हरिके क्षेत्र है, वहीं पर सतलुज और ब्यास का संगम होता है। तो कहाँ पे आपका सतलुज और व्यास का संगम होता है? तो पंजाब का जो हरिके क्षेत्र है वहाँ पर सतलुज और व्यास का संगम होता है। और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में भी है, आपकी अलग अलग है। भारत की क्या है? सबसे लंबी कैनाल भी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर या भारत की अंग्रेजी में इसको कैनाल भी कहा जाता है, कौन सी है? तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो है आपकी कौन सी? देखिए ये विषय थोड़ा सा कठिन है और कठिन विषय को बहुत डिटेल से सीखना पड़ता है। थोड़ी आवाज़ कम है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको मैं रीजन
लेकिन शुरू में ही बता चुका हूँ कि मेरी आवाज़ क्यों इस वीडियो में कम आपको प्रतीत हो रही है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी, दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए कंटेंट। मैं बीमार हूँ, कुछ भी हो, मैं कंटेंट हर दिन आपके बीच लाता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर दिन आपके बीच हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग जुनून बनाइए कि हमको पढ़ना है, पढ़ाने वाला हमारे पास है। तो याद रखना भाई, सतलुज और ब्यास का जो संगम है वो पंजाब के हरी के क्षेत्र में होता है, जो कि पंजाब में पड़ता है। और ये भारत की सबसे लंबी नहर, याद रखना, भारत की सबसे लंबी नहर कहाँ से शुरू होती है, तो ब्यास और सतलुज का जहाँ पे संगम होता है हरी के क्षेत्र में, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, इस सिंधु नदी तंत्र को आपने बहुत डिटेल से पढ़ लिया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है जहाँ से सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी में लाजमी सी बात है, यहाँ पे भी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र होगी। विद मैप भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही निकलती है। तो याद रखना कि ये भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सतलुज भी और सिंधु भी, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है, तो ये भी आपके 3 देश, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इस बात को आपने याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश, क्या बोलेंगे भैया, चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में आपकी कौन सी नदी बहती है, तो 3 देशों में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी, चीन में भी बहती है, भारत में भी बहती है, और एक आता है आपका बांग्लादेश। उसी प्रकार सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी है वो बह रही थी आपकी भारत, चीन और पाकिस्तान। अच्छा, बहुत बार इसकी लंबाई में कन्फ्यूजन होती है। सिंधु की लंबाई आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे जिसने वीडियो बहुत मेहनत मशक्क़त से बहुत अच्छे से देखी है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करो तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई जो है वो 916 है। ये भी याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन घुमा के देता है। आप बोलेंगे कि भैया हमने तो याद किया था ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, और वहाँ पे पूछ ली कि भारत में बताओ कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है। तो भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की जो टोटल कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की, ये भारत की ब्रेथ में सबसे चौड़ी नदी है। अच्छा, भारत की क्या है, सबसे चौड़ी नदी है, और इसके कुछ अन्य नाम भी है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम कैसे हैं, जैसे कि इसको तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, या क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, या यारलुंग सांगपो कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी डाला जाए ना, आपको ना क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का है क्या। अगर आंसर बताए, घुमाए जितना मर्जी, अगर आपको आंसर आता है तो सीधा सीधा वो आंसर बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो यारलुंग सांगपो इसको तिब्बत में कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करता हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिहांग। और अगर बात करें असम में, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जो कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम बिल्कुल चेंज होकर क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा मैप से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मैप हाथ से भी बनाया और आप ऐसे फ़ोटो से भी देख सकते हैं। ये है राइट साइड से जो मिलती है ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। इसके राइट साइड से मिलती है सुबनसिरी, मानस, संकोश और तीस्ता। याद रखना, सीधा क्वेश्चन याद रखना। एक तो सुबनसिरी, ये भी इसके क्या मिलती है, राइट साइड से, दाएं साइड से मिलती है। मानस नदी भी इसके दाएं साइड से मिलती है। संकोश नदी भी ब्रह्मपुत्र के दाएं साइड से मिलती है। और तीस्ता भी दाएं साइड से मिलती है। अगर बाएं साइड से बात करूं तो दिहांग बाएं साइड से मिलती है, लोहित नदी बाएं साइड से मिलती है, धनसिरी नदी बाएं साइड से मिलती है, कोपिली नदी बाएं साइड से मिलती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि दाएं साइड से कौन सी है, बाएं साइड से कौन सी है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। अच्छा, एक बार दोबारा आप देख लीजिए,
ये है आपकी नदी, ये आ रही है आपकी सतलुज। जब ये आ रही थी तो सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड से इसमें मिल गई दिबांग। तो दिबांग किसकी सहायक है, सीधा क्वेश्चन आएगा। और किस साइड से मिलती है, तो बाएं साइड से ब्रह्मपुत्र की दिबांग सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा है आपका लोहित नदी। लोहित नदी को ना कई बार खूनी नदी भी कहा जाता है, तो याद रखना भारत की किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है, तो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखिएगा। ये बातें परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, ये बातें मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें आपका इसके अलावा धनसिरी। धनसिरी जो है वो भी सिंधु की सहायक है। कहाँ से आती है धनसिरी, तो धनसिरी की बात करें तो धनसिरी भी लेफ्ट साइड से आती है। और इसके अलावा एक है कोपिली। कोपिली भी जो है वो सहायक है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा सुबनसरी। सुबनसरी राइट साइड से मिलती है। सुबनसरी के अलावा मानस, बहुत बार पूछा गया मानस किसकी सहायक है, तो मानस सिंधु की सहायक है। संकोश सिंधु की सहायक है। तीस्ता सिंधु की सहायक है। जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करोगे यूथ अध्ययन वाली, तो वहाँ पे बहुत डिटेल से बताया जाएगा, इससे भी ऊपर वाला लेवल। यहाँ पे कुछ एक लेवल डाउन करके बताया जाता है, क्योंकि कोचिंग लेंगे आप, कंटिन्यूटी आएगी, और हम भी जो अपना अच्छा कंटेंट है वो कोचिंग के बच्चों को और अच्छा देते हैं, वहाँ पे और बेस्ट देता है। और एक बात और, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, माजुली द्वीप, नदी पे जो द्वीप होता है, जो चारों ओर से भूमि का वो भाग जो चारों ओर से क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में स्थित है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय माँ मंगयाणी, हर हर महादेव।